दोस्तों भारती भवन क्लास 10th का जो बायोलॉजी है उसका फर्स्ट चैप्टर है जैव प्रक्रम। ठीक है, तो जैव प्रक्रम का अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1 से लेकर 35 तक हमने वीडियो में सोल्व करा रखा है। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में जैव प्रक्रम का जितना लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न है 13 तक। ठीक है, तो यहाँ पे 1 से लेकर 13 तक आपको सोल्व कराया जा रहा है। ठीक है, 1 से लेकर 13 तक इस वीडियो में सोल्व कराया जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। ठीक है, जीव जो होते हैं, ठीक है, जीव में हम लोग भी आते हैं। ठीक है, तो जीव के लिए पोषण क्यों अनिवार्य होते हैं। पोषण यानी खाना। तो देखिए खाना क्यों अनिवार्य होते हैं। जीवों के संचालन, वृद्धि, टूट फूट को रोकने आदि कार्यों के। एक सेकेंड, मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। एक सेकेंड। हाँ, देखिए जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य होते हैं। तो जीवों के संचालन, वृद्धि, टूट फूट को रोकने आदि कार्यों के लिए जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है जो पोषण की क्रिया से जीव प्राप्त करते हैं। ठीक है, यानी कि जो जीव होता है, मान लीजिए कोई भी जानवर या फिर हम लोग के लिए खाना क्यों अनिवार्य है, क्यों खाते हैं हम लोग। क्योंकि हमारा संचालन सही हो, हमारा वृद्धि हो, हमारा शरीर का वृद्धि हो, टूट फूट को रोके। ठीक है, आदि बहुत सारे कार्य हैं जिसके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब ऊर्जा कहाँ मिलेगी, तो ऊर्जा हमें क्या मिलेगी, खाना से मिलेगी। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आइए कि पोषण की परिभाषा लिखिए। तो पोषण की परिभाषा आप क्या लिख सकते हैं कि वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाता है। ठीक है, आप डायरेक्टली ये लिख सकते हैं कि वह विधि, यहाँ पे जो है वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसे पोषण कहते हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्वपोषण की किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है, इसके उपोत्पाद क्या है। ठीक है, तो देखिए स्वपोषण पहले क्या होता है। तो स्वपोषण हरे पेड़ पौधे होते हैं, क्योंकि स्वपोषण यानी जो खुद अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो स्वयं कौन भोजन बनाता है, सिर्फ पेड़ पौधा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखिएगा कि स्वपोषी के लिए प्रकाश संश्लेषण आवश्यक है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल नामक वर्णक से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते। इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। ठीक है, इसका कहने का मतलब डायरेक्टली ये समझिए कि जो स्वपोषी जीव होते हैं यानी कि पेड़ पौधे, वो क्या बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है। ठीक है, यानी प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो अभिकारक में होता है। केमिस्ट्री की भाषा से देखिए तो प्रतिफल में क्या बनता है। ठीक है, तो देखिए प्रतिफल में इसका पहले रासायनिक समीकरण देखते हैं। तो 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12H2 यानी जल सूर्य की प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। ठीक है, यहाँ पे तीर का निशान है। ठीक है, ऊपर लिखिएगा सूर्य का प्रकाश और नीचे क्लोरोफिल यानी सूर्य की प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनता है, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज प्लस 6H2 यानी जल प्लस 6O2 यानी ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे तो वही बता रहा है कि यहाँ पे हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश नहीं, सूर्य की प्रकाश होगा, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल वर्णक से CO2 और जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि स्वपोषी पोषण की आवश्यक परिस्थितियाँ है कि सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए और जल होना चाहिए। ठीक है, तो इसका उपोत्पाद क्या हो जाएगा, आणविक ऑक्सीजन ही है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पर पोषण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो स्वपोषण जो अपना भोजन खुद बनाए। पर पोषण वही जब कोई जीव अपने पोषण के लिए यानी अपने भोजन के लिए अन्य जीव पर आश्रित हो, निर्भर हो, तब पोषण, वो जो पोषण होता है वो क्या कहलाता है, पर पोषण कहलाता है। ठीक है, यानी ऐसा जीव जो अपना भोजन के लिए अन्य जीव पर आश्रित हो, निर्भर हो। ठीक है, अपना भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर, उसे परपोषण कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है, परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। ठीक है, अब आइए मृत जीव पोषण किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए मृत जीव पोषण, तो देखिए जब कोई जीव अपना भोजन मृत तथा सड़ी गली वस्तुओं से प्राप्त करता है, कौकों में इसी प्रकार का पोषण पाया जाता है। देखिए मृत जीव पोषण वैसा जीव को कहते हैं जो जीव किसी मरा, ठीक है, मतलब मान गए कि किसी डेड बॉडी हो गया या फिर कोई जानवर मर गया या फिर कोई पेड़ सड़ गया, उससे यानी सड़ी गली मृत सड़ी गली वस्तुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो उसे हम लोग मृत जीवी पोषण कहते हैं। इसमें कवक आते हैं। ठीक है, कवक जो क्या है, मृत जीवी पोषण होते हैं। ठीक है, अब आइए परजीवी पोषण क्या है। तो देखिए परजीवी पोषण क्या है कि जब कोई जीव किसी दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है तो पोषण की इस विधि को
परजीवी पोषण कहते हैं। ऐसे जीव को परजीवी कहते हैं, मच्छर एवं कीटा कृमि, ठीक है, परजीवी के उदाहरण है, ठीक है। यानी परजीवी पोषण ऐसा जीव कहते हैं जिसमें एक जीव दूसरे जीव पे एकदम पूर्ण तरीके से निर्भर होता है, ठीक है। जब कोई जीव दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है, ठीक है, उसे हम लोग परजीवी पोषण कहते हैं, ठीक है। इसमें मच्छर हो गया और फीता कृमि हो गया, ठीक है। मच्छर जो बाह्य परजीवी है, वही फीता कृमि क्या है, अंतः परजीवी है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्राणी समभोजी, ठीक है, पोषी या फिर प्राणी समपोषी भी कहते हैं और भोजी भी। तो प्राणी समपोषी जीव किसे कहते हैं? तो वैसे प्राणी जिसमें प्राणी संपोषण विधि से पोषण होता है प्राणी समपोषी कहलाता है। इसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या द्रव के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो देखिए प्राणी संपोषी किसे कहते हैं कि वैसा जीव, ठीक है, वैसा जीव जो अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करता है। एकदम सिंपली भाषा में समझिए, वैसा जीव जो अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करता है प्राणी संपोषी कहलाता है। जैसे मानव, हम लोग ठोस भी खाते हैं, ठीक है, यानी जानवर का हम लोग मीट खाते हैं। मान लीजिए हम लोग जो चिकन खाते हैं तो वो मीट हो गया, ठोस हो गया। वही हम लोग गाय बकरी का दूध भी पीते हैं, वो हो गया तरल। यानी ठोस और तरल दोनों के रूप में ग्रहण करे भोजन, उस प्रकार के जीव को प्राणी समभोजी कहते हैं, ठीक है। इसका यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल क्या है कि अमीबा, मेढक, मनुष्य आदि, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं? तो जिस प्रक्रिया के द्वारा हरे पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, अर्थात वैसी प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे सूर्य की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 गैस तथा जमीन से जल एवं खनिज लवण खींचकर भोजन बनाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, ठीक है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण वैसी प्रक्रिया है जिसमें भोजन, जो यहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं, उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 7 क्लास का आंसर। लेकिन आप 10 में लिखिएगा कि वैसी प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, यहाँ तक हो गया। इसके आगे क्या लिख सकते हैं कि अर्थात, या फिर ये भी लिख सकते हैं वैसी प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे सूर्य की उपस्थिति में, ठीक है, थोड़ा डिफाइन कर दीजिएगा कि सूर्य की उपस्थिति में वायुमंडल से, ठीक है, यहाँ पे सूर्य की उपस्थिति में हो गया, वायुमंडल से CO2 गैस भी हो गया, तथा जमीन से जल और खनिज, ठीक है, जमीन से जल और खनिज लवण खींचकर भोजन बनाती है, ठीक है। और लिखना है तो ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, बनाते हैं तो प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। हरे पौधे में हरित लवक है जिनके कारण पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। इसमें सूर्य की ऊर्जा की सहायता से प्रकाश संश्लेषण में सरल अकार्बनिक अणु CO2 और जल का पादप कोशिकाओं में स्थिरीकरण कार्बनिक अणु ग्लूकोज में होता है, ठीक है, क्योंकि ये सब टूटकर ग्लूकोज बनते हैं। प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। एक और लिख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में जो पेड़ पौधे होते हैं सूर्य की ऊर्जा फोटोन, ठीक है, फोटोन रूप में करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, ठीक है। रासायनिक समीकरण की 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाता है, ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक सेकेंड, हाँ, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होती है, और जो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं वो अधिकांश पौधों की पत्तियां में ही पाई जाती है, ठीक है। डायरेक्टली समझिए, इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। अब आइए बहुत हो गया, यहाँ पे जीव हो गया, यहाँ पे स्वपोषण यानी हरे पेड़ पौधे हो गए। अब आइए यहाँ पे मनुष्य के बारे में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया कि भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं? तो वह प्रक्रिया जिसमें एंजाइमों की सहायता से जटिल भोज्य पदार्थ, या फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं जटिल पदार्थों को सरल अणुओं में तोड़कर या अपघटित किया जाता है या अवशोषित होकर हमारी कोशिकाओं में प्रवेश कर सके, वो पाचन कहलाती है, ठीक है। डायरेक्ट ये लिख सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें एंजाइमों की सहायता से जटिल भोज्य पदार्थ को सरल अणुओं में क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है, उसे पाचन कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, इनके नाम लिखे। तो मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। पहला है कि पेरोटिड ग्रंथि, उसके बाद है सब मैंडिबुलर ग्रंथि, उसके बाद सब लिंगुअल लार ग्रंथि, ठीक है। ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो मनुष्य में आमाशय कितने भागों में बटा होता है, उनके नाम लिखे, ठीक है। तो देखिए मनुष्य में आमाशय, पहले देखिए आमाशय मनुष्य का प्रमुख पाचन अंग है, ठीक है। ये चौड़ी थैली के समान रचना है जो उदर गुहा की बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है, ठीक है। ये भी आप पहले डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, आमाशय के बारे में। उसके बाद ये कितने भागों में बटा होता है, तो ये 3 भागों में बटा होता है। पहला कार्डियक, जो आमाशय का अग्रभाग आगे वाला भाग होता है,
फुंडिक जो अमाशय का बीच वाला भाग यानी मध्य भाग होता है, और पाइलोरिक जो अमाशय का पिछला भाग होता है, ठीक है, यानी 3 भागों में ये बटा होता है। अब आइए नेक्स्ट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? छोटी आंत के 3 भागों के नाम लिखे। तो जो छोटी आंत होता है वो आहार नल या पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग होता है, ये आप समझ लीजिए। नाम छोटी आंत है लेकिन सबसे लंबा भाग यही होता है। कितने लोग कन्फ्यूजन, कितने बच्चे कन्फ्यूजन ये करते हैं कि रहता है कि सबसे लंबा भाग क्या है हमारे पाचन तंत्र में, तो वो देखते हैं बड़ी आंत तो सोचेंगे वो बड़ी आंत है, बड़ी है तो बड़ा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। छोटी आंत सबसे लंबा भाग है, इसका आकार बेलनाकार होता है। इस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है, जहाँ पे पूरा पाचन क्रिया हो जाता है तथा पचे हुए पदार्थों का अवशोषण भी होता है। इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। ठीक है दोस्तों यही था लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी चैप्टर का आपको जो भी अति लघु दीर्घ चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।